हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे समास। दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण, संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर, हिंदी साहित्य की कक्षाएं और सामान्य ज्ञान की कक्षाएं निःशुल्क उपलब्ध रहती हैं, इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कक्षा जिसमें हम समास पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम समास की। समास होता क्या है? तो दोस्तों देखिए, समास का जो तात्पर्य होता है, समास इसका जो तात्पर्य होता है, इससे अर्थ जो होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। इसका मतलब हुआ संक्षिप्तीकरण। और संक्षिप्तीकरण का मतलब आप जानते हो कि किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना। ठीक है, तो देखिए, संक्षिप्तीकरण दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समास को संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। जो समास है वो संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो समास है वो किसी भी शब्दों को क्या है कि संक्षेप करने की एक क्या है, प्रक्रिया है। तो देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि जो समास है वो परिभाषा के रूप में यदि हम कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों, संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर, अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक, उन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। जो वो शब्द बनता है उसको हम कहते हैं सामासिक शब्द कहते हैं। और वो जो दो या दो से अधिक शब्द का जो संयोग होता है उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, और उन दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो साथियों देखिए, परिभाषा थोड़ी बड़ी लिखी है समझने के लिए।
देखो, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध, ठीक है। बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हमने थोड़ा बड़ा लिखा समझने की दृष्टि से। अब हम इसको ही शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। देखो, अगर हम सुविधा की दृष्टि से देखें कि भाई समास की परिभाषा है वो क्या होनी चाहिए, तो देखिए उसको हम क्या कहें। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में हम समास कहते हैं। उस शब्द को समास कहते हैं। उस शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है ना, उस शब्द को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। और वास्तव में यदि परिभाषा की हम बात करें तो जैसा हमने समास का अर्थ लिखा कि समास का मतलब ये होता है संक्षिप्तीकरण होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो समास है ना, समास वह क्रिया है, समास वह क्रिया है, वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों से, कम से कम शब्दों से अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। देखिए, समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने आपको दो तीन तरह से परिभाषा बताई, और यदि हम छोटी जब क्लासों में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें एक छोटी सी परिभाषा और भी लिखवाते हैं कि भाई दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, ऐसा उसमें बिल्कुल सरल परिभाषा लिखवाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ये बिल्कुल इजी वे में एक परिभाषा लिखवाते हैं, ठीक है। ये वाली परिभाषा जो है कि दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। लेकिन चूँकि जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आपको इस परिभाषा का पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या बातें छिपी हुई हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समास जो है ना, वो एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये परिभाषाएं एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूँ तो परिभाषा तो ये भी ठीक है कि दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, लेकिन बात कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, जितना बड़ा होता है, उतना हम उस प्रकरण को उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है।
छोटी कक्षाओं की दृष्टि से यदि देखें यदि हम 1 से 3 से 12 तक की बात करें क्लासेस की, तो हमारी ये परिभाषा ज़्यादातर लिखवाई जाती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई समास की परिभाषाएं, और सीधी सी बात आप केवल एक ही याद रखनी है कि समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो संक्षिप्तीकरण, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। और संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कि छोटा करना, छोटा रूप। ठीक है, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त में लिखना समास होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण की यदि हम बात करें कि जो समास होते हैं उनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि हम ऐसा लिख दें कि हमने कोई शब्द लिखा, मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया कि ज्ञान सागर, ज्ञान सागर, ये शब्द हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये हमने एक जो शब्द लिखा, एक साथ लिख देता हूँ इसको, ज्ञान सागर। अब ये जो शब्द है, इसे ज्ञान सागर अर्थात इसका यदि हम ये संक्षिप्तीकरण समास है, अगर इसका हम विस्तृत रूप लिखें, यानी इस शब्द का हम विग्रह करें, समास विग्रह करें, तो इसका होता है ज्ञान का सागर। क्या होगा इसका? ज्ञान का सागर। अब देखिए ये पूरा अर्थ है इसका, और इसका संक्षेप में हमने ये कर दिया संक्षिप्तीकरण, ये समास बना दिया। ये समास विग्रह है और ये समास है। ठीक है, देखिए ये संक्षिप्तीकरण है इसका। और जैसे मान लीजिए हमने कहा राजपुत्र, ये कह दिया। अब देखो राजपुत्र का अर्थ यदि हम करें तो क्या होता है? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब देखिए ये संक्षेप में लिखा है, यानी इतने इन 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो अर्थ हमने यहाँ पर जो एक परस्पर संक्षेप किया, संक्षेपण किया, तो राजपुत्र लिख दिया। ठीक है, राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। तो ये समास है ये वाले, और ये समास का विग्रह है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि भाई जो बड़ी बात है उसको छोटे रूप में कहना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं उनके परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? यानी जैसे ये हैं 2 या 2 से अधिक शब्द हैं, इनका परस्पर मेल कर दिया हमने, ये वाला आपस में मिला दिया इनको, इसको क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण और भी होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कह दें भाई नील कमल, नील कमल। अब ये समास है क्योंकि इसमें 2 से 2 जो शब्द हैं वो आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब इसका हम विग्रह करते हैं ना, तो इसका हम विग्रह इस प्रकार कर सकते हैं, नीला है कमल, नीला है कमल, ऐसा हम इसका विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये अब इनका हमने ये परस्पर मेल कर दिया, यहाँ पर इसको इन 3 शब्दों को यहाँ पर 2 शब्दों में संक्षिप्त कर दिया, संक्षेपण कर दिया। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, संक्षेपण ही है, संक्षिप्तीकरण ही है। ठीक है, समास जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। तो ये आपको हमने उदाहरण देकर बताया। दोस्तों अब हम बात करते हैं समास के भेदों की। देखिए कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद, अब हम भेदों की बात कर लेते हैं। तो देखिए समास के 6 भेद हम पढ़ेंगे। कितने भेद पढ़ेंगे? 6 भेद अपन को समास के पढ़ने हैं। ठीक है, तो समास के जो 6 भेद हैं उन 6 भेदों का नाम देखिए। एक समास होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। एक होता है तत्पुरुष समास,
तीसरा होता है, तीसरे की बात करें तो हम कर्मधारय समास। चौथे भेद की यदि हम बात करें तो हम द्विगु समास कह सकते हैं। द्विगु समास। और यदि हम पांचवें भेद की बात करें तो पांचवा भेद होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और यदि छठे भेद की बात की जाए तो छठा भेद हम लिख देंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। चलिए इधर लिख देता हूं मैं, छठा समास बहुब्रीहि समास। तो देखिए ये समास के 6 भेद हमको पढ़ने हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये समास के 6 भेद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 भेदों में से पहला भेद पढ़ना। साथ आप नोट डाउन करते रहें, साथ साथ महत्वपूर्ण कक्षा आपके सामने है। तो साथियों देखिए, अब हम पढ़ेंगे समास का पहला भेद, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास महत्वपूर्ण भेद पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अव्ययी भाव समास कौन सा होता है। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें जो प्रथम पद होता है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। एक बात तो है कि इसमें प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। और उस अव्यय का अर्थ जो होता है वो प्रधान होता है, और उसका अर्थ प्रधान होता है। उसका अर्थ ही क्या होता है? प्रधान होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो अव्यय होता है इसी को हम क्या कहते हैं? अगर जिस समास का प्रथम पद अव्यय है, प्रथम पद क्या है? अव्यय है, और वही प्रधान है, तो वही प्रधान है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। देखो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? देखो अव्यय आपको बता दें हम कि अव्यय वास्तव में है क्या। चलिए शॉर्ट में बता देते हैं, टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। तो अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय पद का मतलब होता है कि उसका जो लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा सही से रहता है। जो अव्यय होता है ना, इसका लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक पुरुष ये कुछ नहीं बदलते, यानी ऐसे रहते हैं एक जैसे ही। तो इनको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो देखिए उदाहरण की बात है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जाता है यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। देखो जैसे हम ये कहें कि यथाशक्ति, ने कहा यथाशक्ति, यह है जैसे। अब यथाशक्ति जो शब्द है ये सामासिक शब्द है। ये क्या है? सामासिक। आपको एक बात और ध्यान रखना, देखो पूर्व पद और उत्तर पद ध्यान रखना है। पूर्व पद ये वाला पद होता है, उत्तर पद ये वाला पद होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। यानी पहला पद ये तो पूर्व पद और ये उत्तर पद, ठीक है ना। तो देखो यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। क्या होता है? शक्ति के अनुसार। अब इसका जो पहला पद है वो क्या है? अव्यय है। वो पहला पद क्या है? अव्यय है। ये वाला जो पद है ना, ये क्या हो? ये अव्यय है। इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखो ये सामासिक पद कहलाएगा और ये समास विग्रह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विग्रह। विग्रह का मतलब तोड़ना, अर्थात अलग अलग करना। तो ये विग्रह हो गया, ठीक है।
तो इसमें जो पूर्व पद है ये यथा है और अव्यय है ये, ठीक है ना, और यही प्रधान है इसका। और उदाहरण जैसे हम ये कहें प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब इसका जो सामासिक विग्रह होगा, इस सामासिक विग्रह का क्या होगा, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिन दिन। क्या होता है, दिन दिन। और जैसे उदाहरण से हम कहें यथा विधि, यथा विधि, ये सामासिक पद है, इसका प्रथम पद अव्यय है, ठीक है। इसका सामासिक विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, और यथा विधि का मतलब विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, ये हो गया। और देखिए जैसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे हम कहें भरपेट। अब भरपेट का सामासिक विग्रह क्या होगा, पेट भरकर, ये इसका हो गया सामासिक विग्रह। तो बहुत सारे अव्यय हैं, जैसे हम कहें प्रतिवर्ष, आजन्म, जैसे अपन ने लिख दिया आजन्म। अब आजन्म देखिए इसका क्या होगा, आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो ये वो इनमें सब में देखिए पहला जो पद है वो अव्यय है, पहला पद क्या है, अव्यय है, और अव्यय है वो प्रधान है, उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे, देखिए कुछ और उदाहरण आपको, इनको आप नोट डाउन करें और लिखा देते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखिए, ये इधर तो जो हम लिख रहे हैं सामासिक पद कहलाता है, ये तो क्या है, सामासिक पद है, ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। देखो हमने लिख दिया, मान लीजिए यथा नियम, यथा नियम। देखो इसका जो पूर्व पद है ये वाला, ठीक है, ये प्रधान है और ये अव्यय है। तो यथा नियम के अनुसार क्या होता है, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। देखिए और जैसे हमने लिख दिया रातों रात, रातों रात ये लिख दिया, ठीक है। या हमने लिख दिया आमरण, चलो इसको छोड़ दीजिए अब, आमरण ये लिख दिया। अब देखिए ये इसका पूर्व पद, ये उत्तर पद, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आमरण का मतलब मृत्यु तक, मृत्यु तक, ये इसका सामासिक विग्रह हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द में, जैसे मान लीजिए हम लिख दें बारंबार या बार, ऐसा लिख दें। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अव्ययी भाव समास के होते हैं। आपको केवल में यही याद रखना है कि जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है, और प्रथम पद अव्यय होगा तो वो प्रधान होगा, ठीक है। तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आशा आपको समझ आ रहा होगा। अव्ययी भाव समास जो है ना, देखो नाम के हिसाब से परिभाषा है, नाम अव्ययी भाव समास है, तो इसका मतलब पहला पद जो है यानी पूर्व पद जो है वो क्या है, वो अव्यय है, और अव्यय है और वही प्रधान है, तो वो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। तो ये था अपना अव्ययी भाव समास यानी समास का पहला भेद, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम दूसरे भेद की ओर आते हैं। देखिए अब दूसरा जो भेद है समास का वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए क्रम की कोई बात नहीं, क्रम से हम याद रखें, हम कैसे भी याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। दूसरा जो भेद पढ़ेंगे वो अपन को पढ़ना है तत्पुरुष समास। बहुत महत्वपूर्ण समास, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बहुत उदाहरण पूछे जाते हैं यहाँ से परीक्षाओं में। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास कौन सा होता है, देखो इस समास की यदि हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो तत्पुरुष समास है तो इनमें जो पद होते हैं ना, उन पदों के बीच में से कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस समास में
पदों के बीच में से, या दो पदों के बीच में हम कह दें, दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। किनका लोप हो जाता है? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। परिभाषा सरल रूप में लिखवाई है, देखिए कि जिस समास में पदों के बीच में से, ऐसा समास जिसके पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और देखो इस समास में क्या होता है कि जो उत्तर पद होता है ना, उत्तर पद वो प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और जो प्रथम पद होता है या पूर्व पद जिसको हम कहते हैं पूर्व पद, वो गौण हो जाता है। वो क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। यानी प्रधान तो कौन सा होता है? उत्तर पद ही प्रधान होता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, अब आपको कारक चिन्ह पता होना चाहिए। ठीक है। और कारक हम आपको बताएंगे 8 होते हैं, लेकिन 8 में से केवल 6 कारक चिन्ह अपन को याद रखने हैं। ठीक है। तो देखो जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई उदाहरण लिखा अपन ने, यहाँ लिख दिया, उदाहरण के लिए अपन ने लिखा माखन चोर। माखन चोर ये लिख दिया। और देखो माखन चोर को का जो अर्थ होता है या इसका समास विग्रह होता है वो क्या होता है? माखन को चुराने वाला। माखन को चुराने वाला। अब देखिए, अब आप ये देखिए कि इसमें ये जो चिन्ह है ये कारक चिन्ह है। ये कौन सा है? कारक चिन्ह है। ठीक है। कर्म कारक जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है? उसको होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से दोनों पदों के बीच में से कारक चिन्ह का लोप हो गया। यहाँ तो नहीं है कारक चिन्ह, लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं हम तो यहाँ पर ये निकल करके आता है। ठीक है। यानी यहाँ पर इसका लोप हो गया। ठीक है। और ये कारक चिन्ह है, कर्म कारक का ये चिन्ह होता है। अब इसका उत्तर पद प्रधान होता है। पीछे वाला जो पद है, ये वाला जो पद है ना, ये चोर, चुराने वाला, यही इसका प्रधान है। ठीक है। तो माखन को चुराने वाला, माखन चोर हो गया। और उदाहरण से हम जैसे ये कहें कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। अब स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। अब देखिए इसमें भी ये कारक चिन्ह था जो कि क्या हो गया था यहाँ पर इसका लोप हो गया। ठीक है। तो ऐसे जब लोप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिर उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे हम कहें राजपुत्र, हमने लिख दिया राजपुत्र। अब देखो राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब देखिए इसमें ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, देखो ये बीच में का आ रहा है, दो पदों के बीच में क्या आ रहा है? का। और यहाँ इस का क्या है? कारक चिन्ह। भाई जब हम कारक पढ़ते हैं तो संबंध का चिन्ह क्या होता है? संबंध कारक का के की। ठीक है। तो संबंध कारक के चिन्ह का यहाँ से लोप हो गया, यानी कारक चिन्ह का क्या हो गया? यहाँ पर लोप हो गया। और जब कारक चिन्ह का लोप होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाता है। तो जिस समास में या सामासिक पदों के बीच में से कारक चिन्हों का लोप हो जाए, किसका लोप हो जाए? कारक चिन्हों का लोप हो जाए, उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए जो तत्पुरुष समास होता है उसको हम आगे चल कर के 6 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 6 भागों में। ठीक है। तो देखो 6 भाग जो होते हैं
वो किसके आधार पर होते हैं? वो होते हैं कारकों के आधार पर। जब हमने आपको ये बताया कि जो तत्पुरुष समास है उसमें कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है, ठीक है। तो कारक चिन्हों का लोप होगा तो कारक की जो व्यक्तियां हैं वो हमारे पास 8 होती हैं, ठीक है। कारक हम हिंदी में 8 पढ़ते हैं, लेकिन अपन को केवल 6 कारकों की बात करेंगे तत्पुरुष समास में। जो तत्पुरुष समास के हम भेद पढ़ रहे हैं ना, वो 6 भेद अपन को पढ़ने हैं। देखो, एक होता है कर्म तत्पुरुष। कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष। एक होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष यानी तत्पुरुष कितने? 6 तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। और एक होता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, ये सारी कह दो कारक है, ये सारे के सारे जो हम लिख रहे हैं, लेकिन ये तत्पुरुष के अंतर्गत इसके भेद आते हैं। एक होता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। एक होता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। और एक होता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से तत्पुरुष के ये 6 भेद अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, और जब कारक चिन्हों की बात आती है तो कारक हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन अपन को केवल 6 कारकों की ही तत्पुरुष के अंतर्गत बात करनी है। और वो 6 कारक में कौन कौन से हैं? एक कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और संबंध और अधिकरण। अब कौन कौन से छोड़ दिए मैंने यहाँ पर? हमने यहाँ पर छोड़ दिया, एक तो कर्ता कारक को छोड़ दिया और एक संबोधन कारक को छोड़ दिया। दोनों कारकों को हमने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी 6 को लिख दिया। तो तत्पुरुष के अंतर्गत अपन को 6 भेद पढ़ने हैं तत्पुरुष के। तो देखो, हम पहले की बात करें, देखिए पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। अब देखो, जो कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष का आपको याद रखना है कि कर्म तत्पुरुष यानी कर्म जो कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है? उसका चिन्ह होता है को। क्या होता है? को। अब को का जहाँ लोप हो जाए, किसका लोप होना चाहिए? इसका लोप होना चाहिए, को का लोप होना चाहिए। तो वो तत्पुरुष कौन सा तत्पुरुष कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। किसका लोप होगा? इस को का लोप, ठीक है ना। यानी ऐसा तत्पुरुष जिसके पदों के बीच में से किसका लोप होना चाहिए? को का लोप हो जाना चाहिए। अब को का लोप हो जाएगा तो वो कहलाएगा कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। अब को का लोप हो जाएगा तो वो कर्म तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक है ना भाई। हम 6 भेद पढ़ेंगे और 6 भेद में कारकों के चिन्हों का लोप होगा, लेकिन कौन से कारक में किसका लोप होगा? तो वही तत्पुरुष का। जैसे को का लोप होगा ना कर्म तत्पुरुष में, भाई कर्म तत्पुरुष कौन होगा? को। ये कर्म जो है ना, ये कर्म का चिन्ह क्या है? को होता है, और इसी का लोप अगर हो जाए तो वो कर्म तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये कह दिया कि ग्रामगत। ग्रामगत। अब देखो, ग्रामगत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गांव को गया हुआ। क्या हो गया? गांव को गया हुआ। गांव को गया हुआ। अब देखिए, इसमें से को का लोप हो गया था, यहाँ पर को नहीं है ना, ये पूर्व पद ये उत्तर पद, इन दोनों के बीच में से को का लोप हो गया, और को का लोप होगा तो क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो कर्म तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक है। जैसे और भी हम कह सकते हैं, मान चिड़ी मार, हमने कह दिया चिड़ी मार, ये कह दिया। अब देखिए, इसका विग्रह क्या होता है? देखिए, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला। देखो, अब यहाँ पर किसका लोप हो रहा? देख लो, को का लोप। यहाँ तो को है लेकिन यहाँ पर को नहीं है, यानी को छिप गया, उसका लोप हो गया, ठीक है। तो को का लोप हो रहा है यहाँ पर। जैसे हम ये कहें
कि रथ चालक, रथ चालक। अब देखो इसका विग्रह करेंगे हम तो क्या होगा, इसका विग्रह होगा रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। किसका लोप हुआ, को का लोप हुआ। तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ भी जिस जिस सामासिक पदों के बीच में से को का लोप होगा तो वो कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। कौन सा तत्पुरुष कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। और जैसे हम कह सकते हैं वनगमन, वनगमन ये कह दिया हमने। अब वनगमन का मतलब क्या होता है, वन को गमन, वन को गमन, वन को गमन। किसका लोप हो गया, को का लोप हो गया। और को का लोप हो रहा है तो को किसका चिन्ह है, कर्म कारक का। कर्म कारक का चिन्ह है तो कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम कर्ण तत्पुरुष की बात करते हैं। दूसरा भेद इसका देखिए, कर्ण तत्पुरुष। अब कर्ण तत्पुरुष में से किसका लोप होगा, देखो जो कर्ण तत्पुरुष होता है उसमें से होता है कर्ण का चिन्ह होता है से या द्वारा, या से द्वारा या के द्वारा। ठीक है, इनका लोप होना चाहिए। ये चिन्ह है कर्ण तत्पुरुष के। ठीक है ना, कर्ण कारक के चिन्ह क्या है, से या द्वारा, या से द्वारा या के द्वारा। ठीक है, इनका अगर लोप होता है तो समझो कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे आगे हम बात करें इसकी उदाहरण की, यदि हम बात करें तो देखो अगर आप शोकग्रस्त, ये शब्द लिखा मैंने, शोकग्रस्त। अब इसका विग्रह यदि हम करते हैं, सामासिक विग्रह हम करते हैं तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, देखिए इधर थोड़ा इधर लिख देते हैं, शोकग्रस्त। जब इसका हम सामासिक विग्रह करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो गया सामासिक विग्रह, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। देखो अब इसके बीच में से दो पदों के बीच में से से का लोप हो गया, और से किसका चिन्ह है, कर्ण कारक का। और कर्ण कारक के चिन्ह का अगर लोप होता है तो कर्ण तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, और जैसे हमने कहा रस भरा, इसका मतलब क्या है, सामासिक विग्रह करेंगे इसका, तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, इसका सामासिक विग्रह होगा रस से भरा। क्या होगा, रस से भरा। अब देखो यहाँ भी से का लोप हो गया। ठीक है, और जैसे हम ये कहें धनहीन, अब इसका क्या अर्थ विग्रह हो गया, इसका हो गया धन से हीन, धन से हीन। अब देखो से का लोप हो गया। ठीक है, अब जब से का लोप हो रहा है तो से किसका चिन्ह है, कर्ण कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा नेत्रहीन, नेत्रहीन, इसका मतलब क्या हो गया, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। ये देखो से का लोप हो गया। हमने कह दिया तुलसीकृत, तुलसीकृत, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। देखो अब ये द्वारा आ गया, ये द्वारा भी इसी का चिन्ह होता है। ठीक है, और उदाहरण जैसे हम ये कहें, मान लीजिए मुंह मांगा, मुंह मांगा, ये हमने लिख दिया। अब जो मुंह मांगा ये पद है सामासिक, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह क्या होता है, इसका विग्रह होता है मुंह से मांगा हुआ या मुंह से मांगा गया, मुंह से मांगा गया, मुंह से मांगा गया। अब देखिए मुंह मांगा, अब यहाँ पर किसका लोप हो गया, से का लोप हो गया।
और जब से का लोप होगा तो फिर वो कौन सा समास होगा? कर्ण तत्पुरुष होगा। ठीक है। और बहुत सारे उदाहरण जैसे भयाकुल, ये लिख दिया हमने भयाकुल। अब देखिए भयाकुल का विग्रह करते हैं हम तो क्या होगा? भय से आकुल, भय से आकुल। अब देखिए से का लोप हो गया। ठीक है। बहुत सारे उदाहरण इसका हम लिख सकते हैं, जैसे मन चाहा लिख दिया हमने, मन चाहा। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मन से चाहा गया, मन से चाहा गया। देखो इसमें भी से का लोप हो रहा है। ठीक है। ज्वरग्रस्त या पीड़ाग्रस्त, बहुत सारे उदाहरण ज्वरग्रस्त जैसे, तो इसका विग्रह क्या हो गया? ज्वर से ग्रस्त। किसका लोप हो रहा है? से का लोप। तो मैंने आपको ये 7-8 जो उदाहरण लिखवाए इन सब में से का लोप है या द्वारा का लोप है। तो से अथवा द्वारा का लोप जहाँ पर होता है वहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होता है? कर्ण तत्पुरुष होता है। या जैसे हमने लिख दिया ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ईश्वर द्वारा, ईश्वर द्वारा दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त। अब इसमें क्या आ गया? द्वारा आ गया। ठीक है। तो से अथवा द्वारा जो कारक चिन्ह है, कर्ण के चिन्ह हैं ये, और इनका अगर कहीं पर लोप होता है तो फिर वो कौन सा समास कहलाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो ये हुआ कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे तत्पुरुष की। देखो तीसरा जो तत्पुरुष अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, और जो तीसरा जो तत्पुरुष है, तीसरा तत्पुरुष अब हम पढ़ेंगे तो तीसरा तत्पुरुष हम ये कह सकते हैं कि भाई नंबर 3। तो तीसरा जो तत्पुरुष अपन को संप्रदान पढ़ना है। ठीक है। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। देखिए संप्रदान तत्पुरुष, अब संप्रदान जो कारक होता है ये वाला, इसका चिन्ह होता है क्या है? इसका चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। तो के लिए का लोप कर दो, अर्थात जहाँ पर जिस सामासिक पदों में के लिए का लोप होगा वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है। अब संप्रदान तत्पुरुष देखिए, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम ये कहें कि रसोई घर, रसोई घर। अब रसोई घर का सामासिक विग्रह यदि हम करें तो क्या होता है? इसका मतलब होता है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। देखिए साथियों परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। अब रसोई घर का आपको विकल्प जब देते हैं तो रसोई का घर, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई को घर, इस प्रकार देते हैं। तो ध्यान रखना है रसोई घर में संप्रदान तत्पुरुष होता है और संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है, तो इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। ठीक है। और जैसे हमने कहा कि विद्यालय, विद्यालय। अब देखो विद्यालय में क्या है? विद्यालय का मतलब होता है विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, विद्या ग्रहण करने के लिए। ठीक है। अपन ने कहा सभा भवन, सभा भवन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। क्या हो गया? सभा के लिए भवन। ठीक है। और क्या मान लीजिए हमने देशभक्ति, देशभक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? इसका हो गया देश के लिए भक्ति या देश के प्रति भक्ति। ठीक है। तो देश के लिए भक्ति।
अब देखो इन सभी उदाहरणों में क्या आ रहा है, के लिए, और इस के लिए का लोप हो रहा है। तो जब के लिए क्या है, संप्रदान कारक का चिन्ह है और इसी का लोप हो गया, तो फिर कौन सा कारक होगा, फिर कारक होगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो देखो इन शब्दों को याद रखना। वनगमन आता है कई जगह, देखो वनगमन, एक ही शब्द आता है वनगमन, परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार। इसमें समास पूछा जाएगा। अब आप इसका सीधा सीधा अर्थ क्या लगाते हो, वन के लिए गमन, नहीं, वन के लिए गमन नहीं है, ये होता है वन को गमन, वन को गमन, द्वितीय भक्ति होती है इसमें संस्कृत के अनुसार। ठीक है, तो वनम प्रतिगमन। देखो अब देखो वन, इसमें को का लोप है, तो एक कर्म तत्पुरुष है। कौन सा है, कर्म तत्पुरुष, ना कि संप्रदान। वन के लिए गमन नहीं होता, इसका मतलब इसका होता है वन को गमन। और उदाहरण जैसे हम कहें स्नान घर, दक्ष या गुरु दक्षिणा, ऐसा कहते मान लो हम गुरु दक्षिणा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये हो गया गुरु के लिए दक्षिणा। इन सब में के लिए का लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है, के लिए। ठीक है, शरणागत, शरण के लिए आगत। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हो गए, संप्रदान तत्पुरुष के हुए। किसके हुए, संप्रदान तत्पुरुष के हुए। तो ये संप्रदान तत्पुरुष जिसमें के लिए का लोप होता है। अब चौथा हम पढ़ेंगे, चौथा तत्पुरुष। देखो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास का चौथा भेद, अपादान तत्पुरुष। तो देखिए अपादान का कारक चिन्ह होता है से अलग, यानी अलग का भाव इसमें होता है। तो जब इसका इसमें क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, अर्थात से अलग, यानी इसका जो अलग का भाव है उसका लोप अपादान तत्पुरुष में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अपादान तत्पुरुष में से अलग का भाव उसका लोप होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें यही कारक चिन्ह होता है। ठीक है, तो कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप हो जाएगा। जैसे हम कहें कि देश निर्वासित। अब देखिए देश निर्वासित, इसका समास विग्रह करेंगे हम, ये जो सामासिक पद है इसका समास विग्रह करेंगे। तो जब इसका समास विग्रह हम करेंगे तो समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा, ये देखिए इसका समास विग्रह होगा देश से निर्वासित या देश से निकाला गया। ठीक है, तो देखिए इसमें से, यानी ये जो अलग का भाव है इसका क्या हो गया, लोप हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपादान तत्पुरुष में से जो होता है या अलग का जो भाव होता है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और जैसे आप ध्यान रखना है आपको, से जो है। अब अगला उदाहरण देखिए, पाप मुक्त। देखिए पाप मुक्त का समास विग्रह जब हम करेंगे तो क्या होगा, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। अब देखिए इसमें भी से जो था उसका लोप हो रहा है, यानी पाप से मुक्त, पाप से अलग, मुक्त से का मतलब यहाँ पर क्या है, से का भाव जो है अलग का भाव है, अलगाव का। अगला उदाहरण देखिए, जन्मांध। और देखिए जन्मांध, जन्मांध का समास विग्रह क्या होगा, जन्मांध का समास विग्रह होगा जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। अब इसमें जो से है इसका लोप हो गया, यानी जन्म से अंधा। तो से का जो भाव है उसका लोप, यहाँ पर जो कारक चिन्ह से या अलग, उसका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। और उदाहरण देखिए, देश निकाला। देश निकाला का क्या होगा, देश से निकाला, देश से निकाला। अब देश से निकाला, देखो से का लोप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलगाव का भाव यहाँ पर देश से निकाला में से जो है दे रहा है। जैसे रोग मुक्त, अब इसका हम विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त क्या होगा, रोग से मुक्त।
अब रोग से मुक्त, इसका मतलब देखिए से जो था यहाँ पर उसका भी क्या हो गया है, लोप हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से का यानी अलगाव का जो भाव होता है उसका यहाँ पर लोप हो जाता है। और जो तत्पुरुष समास होता है उसमें तो होता ही क्या है, कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, और उदाहरण देखिए पद च्युत। पद च्युत का मतलब क्या होगा, विग्रह क्या होगा, पद से च्युत क्या होगा, पद से च्युत। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी से जो था उसका लोप हो गया। तो तत्पुरुष समास में जो हम 6 भेद पढ़ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, जो कारक चिन्ह है उनका लोप हो रहा है। ठीक है, तो ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। और अपादान तत्पुरुष हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो से अलग का जो कारक चिन्ह होता है इसका इसमें क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास का अपादान तत्पुरुष था, यानी चौथा भेद जिसमें से अलग का जो कारक चिन्ह होता है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का 5वां भेद। अब आपको 5वां भेद जो है वो पढ़ना है तत्पुरुष समास का। और 5वां भेद तत्पुरुष समास का कौन सा होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष कारक अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए संबंध तत्पुरुष जो है उसका कारक चिन्ह क्या होता है, संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है का के की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो संबंध तत्पुरुष है उसका जो कारक चिन्ह है वो का के की होता है। ठीक है, अभी संबंध बताता है, ये शब्द क्या बताते हैं, ये कारक चिन्ह संबंध बताते हैं, तो ये संबंध तत्पुरुष का नाम इसलिए। अब क्या होगा, का के की का लोप हो जाएगा। जब हम संबंध तत्पुरुष पढ़ेंगे तो का के की जो शब्द है इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोप हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5वां भेद हम संबंध तत्पुरुष पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास का। ठीक है, तो देखो अब की बार अपन जो उदाहरण लिखेंगे तो संबंध तत्पुरुष में का के की का क्या होगा, लोप होगा। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि का के की का जो लोप है वो किस प्रकार से इस समास के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके उदाहरण सीखना कि इनका जो लोप है वो किस प्रकार उदाहरणों में होता है। जैसे हमने शब्द लिखा, सामासिक पद लिखा गंगा जल। ठीक है, अब जो गंगा जल है इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह क्या होता है, गंगा का जल। क्या होता है, गंगा का जल। ठीक है, अब देखिए गंगा का जल जो है इसमें का लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है, का लोप हो रहा है। देखो गंगा जल में कहीं पर का नहीं है, क्योंकि लोप होगा। जब सामासिक पद बनाते हैं तो उसका लोप हो जाता है, और जब विग्रह करते हैं तो फिर वो जो कारक चिन्ह होता है वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, और उदाहरण जैसे राजकन्या। अब देखिए राजकन्या का समास विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, तो राजकन्या का होगा राजा की कन्या। अब देखो जो राजकन्या यानी राजा की कन्या, अब इस समास विग्रह में देखो की जो था ये की, जब इसको वापस हम अब बनाते हैं सामासिक पद तो क्या हो जाता है, राजकन्या, तो की का लोप। ऐसे ही राजपुत्र लिखा हमने, अब राजपुत्र का क्या होगा समास विग्रह, राजा का पुत्र। अब देखिए का सामासिक पद बनाते समय इसका क्या हो गया, का लोप हो गया। और उदाहरण जैसे आम वृक्ष। आम वृक्ष का सामासिक विग्रह क्या होगा, आम का वृक्ष। क्या होगा, आम का वृक्ष। अब देखिए आम का वृक्ष, आम का वृक्ष, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें जो का है इस का क्या हो गया, लोप हो गया। ठीक है, क्योंकि संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है, का के की, तो इनका ही इसमें क्या होगा, लोप होगा। ठीक है, तो आम वृक्ष, आम का वृक्ष। ठीक है, तो ये संबंध तत्पुरुष के हमने उदाहरण पढ़े। और उदाहरण देखिए जैसे अन्नदाता। अब इसका समास विग्रह करेंगे हम तो अन्न का दाता। क्या होगा, अन्न का दाता। देखो इसमें भी का लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है, का लोप हो रहा है।
तो इस प्रकार से ये संबंध तत्पुरुष हुआ, जिसमें कारक चिन्ह का, के, की इसका लोप हो जाता है। तो और उदाहरण देख लीजिए एक, जैसे सीमा रेखा, इसका क्या होगा, इसका होगा सीमा की रेखा, सीमा की रेखा। अब इसमें किसका लोप हुआ, की का लोप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सीमा की रेखा यानी कि की का लोप हो रहा है। तो देखो सभी उदाहरणों में क्या हो रहा है, का, के, की इनका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। और जब इनका लोप हो रहा है तो वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है, क्योंकि तत्पुरुष के सभी जो 6 भेद हैं उनमें उनकी जो कारक चिन्ह है उनका ही क्या होगा, लोप होगा। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास का छठा भेद। और छठा भेद हम पढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए अधिकरण जो कारक होता है उसकी चिन्ह क्या होता है, उसका कारक चिन्ह क्या होता है, उसका होता है मैं, पे, पर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसमें लोप हो जाएगा, इन कारक चिन्हों का इसमें लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इनका लोप होगा। देखो तो देखिए मैं, पे, पर इसका क्या होगा, लोप होगा इसमें, क्योंकि ये अधिकरण तत्पुरुष है और अधिकरण का कारक चिन्ह होता है मैं, पे, पर। तो इसी का यहाँ पर इसमें क्या होगा, लोप होगा। इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिनमें मैं, पे, पर का क्या होगा, लोप होगा। तो देखिए जैसे हमने कहा पुरुषोत्तम या पुरुष सिंह, पुरुष सिंह कहा हमने जैसे। अब पुरुष सिंह एक सामासिक पद है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका होगा पुरुषों में सिंह। क्या होगा, पुरुषों में सिंह। अब देखिए इसमें मैं आ रहा है, जो मैं ये कारक चिन्ह है और एक किसका कारक चिन्ह था, अधिकरण का। तो इसका इसमें क्या हो गया, लोप हो गया। तो मैं का लोप हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में पुरुष सिंह में मैं जो आ रहा है उसका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। और उदाहरण देखिए कार्य कुशल। देखिए कार्य कुशल, इसमें किसका लोप, देखो पहले इसका समास विग्रह कर लेते हैं, कार्य में कुशल। अब कार्य में कुशल आ रहा है, देखो तो किसका लोप हो रहा है, इसमें भी मैं का लोप हो रहा है। ये कारक चिन्ह था और इसका क्या हो गया, लोप हो गया। और उदाहरण देखिए जैसे हम कहें कि सिर दर्द। अब देखिए सिर दर्द क्या में का विग्रह करने पर क्या होगा, सिर में दर्द। क्या होगा, सिर में दर्द। तो देखिए मैं आ गया। ठीक है, अब मैं का लोप हो गया यहाँ पर। तो और उदाहरण देखिए अभी जैसे पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम सामासिक पद है, इसका हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पुरुषों में उत्तम। क्या होगा, पुरुषों में उत्तम। तो किसका लोप हुआ, मैं का लोप हुआ। और अधिकरण कारक जो होता है उसकी कारक चिन्ह क्या होते हैं, मैं, पे, पर। और देखिए उदाहरण जैसे हमने कहा रथारूढ़। रथारूढ़ का समास विग्रह क्या हुआ, रथ पर आरूढ़। रथ पर आरूढ़। अब देखो पर का लोप हो गया, किसका लोप हुआ, पर का लोप हो गया। ठीक है, तो ये रथारूढ़ में रथ पर आरूढ़, तो पर का लोप यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और उदाहरण जैसे हम कहें कि जलमग्न। जलमग्न का सामासिक विग्रह, समास विग्रह क्या होगा, तो होगा जल में मग्न। क्या हो गया, जल में मग्न। अब जल में मग्न है तो इसका भी किसका लोप हुआ, यहाँ पर भी मैं का लोप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी उदाहरणों में मैं, पे, पर का लोप हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर मैं, पे, पर ये किसके कारक चिन्ह है, अधिकरण तत्पुरुष के, और अधिकरण के हैं तो इनका इसमें लोप हो जाता है। तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। तो साथियों ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हमने पढ़े। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास था वो पूरा हो जाता है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं तो अब तक हम समास के 2 भेद पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद पढ़े हैं। अब हम
अगला भेद पढ़ेंगे तीसरा भेद समास का। अब हमको तीसरा समास का भेद पढ़ना है। तो देखिए समास का तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं हम। दो भेद अब तक हम पढ़ चुके हैं, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। अब तीसरा भेद इसका देखिए कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे हम? कर्मधारय समास पढ़ेंगे। तो देखिए कर्मधारय, अब कर्मधारय समास कौन सा होता है इसको समझिएगा। तो देखिए कर्मधारय जो समास है इसके बारे में कहें हम तो इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है कि या तो हम कहें कि जो दोनों पद होते हैं वो इसमें प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद ही प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। और उसके अलावा इसमें क्या होता है? विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। ये आपको बात जरूर ध्यान रखनी है कि इसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध इसमें कर्मधारय समास में होता है। तो देखो इसमें क्या है कि विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का क्या होता है? संबंध होता है। अब विशेषण क्या होता है? जो विशेषण होता है वो विशेषता बताता है। वो क्या बताता है? विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, इन दोनों शब्दों को समझिएगा। विशेषण तो होता है विशेषता बताने वाला, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। और ये जो समास होता है इस समास में एक पद क्या होता है? दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, यानी कोई सा भी एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताता है। ये अपन को कर्मधारय समास में याद रखना है। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और एक पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कर्मधारय समास की हुई। अब हम बात कर लेते हैं इसके उदाहरणों की। जैसे नील गगन, इस सामासिक पद का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? नीला है गगन या नीला है जो गगन। अब देखो इसमें या ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि भाई नीला है गगन। अब इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद है वो एक तो विशेषण है और एक विशेष्य है। अब विशेषण विशेष्य कैसे? मैंने कहा आपको जो गगन है और नीला है, देखो गगन क्या है? विशेषता है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और नीला क्या है? विशेषण है, क्योंकि इसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो नीला तो विशेषण है और जो गगन है ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष्य। ठीक है, तो नील गगन में नील जो है ये तो विशेषण हुआ, यानी पूर्व पद विशेषण हुआ और उत्तर पद विशेष्य हो गया। और उदाहरण जैसे नराधम। अब नराधम का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देखिए इसका होगा अधम है जो नर। अधम है जो नर। अब देखिए अधम है जो नर में पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए पूर्व पद और उत्तर पद में देखिए जो अधम है वो नर की विशेषता बता रहा है। अधम क्या बता रहा है? नर की विशेषता बता रहा है। तो एक पद दूसरे क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। दोनों ही पद प्रधान है। ठीक है, तो कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य का क्या है? संबंध है। और उदाहरण जैसे लाल मणि। अब लाल मणि में इसका विग्रह हम करते हैं तो क्या होगा? देखो लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। अब देखिए लाल है जो मणि। अब लाल शब्द जो है ये विशेषता बता रहा है मणि की। ठीक है, तो लाल क्या हो गया? विशेषण, और मणि क्या हो गई? विशेष्य हो गई। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है कि एक पद दूसरे की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। और हम जैसे लिख सकते हैं महात्मा। अब महात्मा शब्द का सामासिक विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, इसका ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से महान शब्द आत्मा की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण विशेष्य का क्या हो गया? ये संबंध हो गया है। यहाँ पर इन तीनों चार उदाहरणों में विशेषण विशेष्य का संबंध है। अब एक उदाहरण हम आपको
उपमेय उपमान का भी देते हैं। देखो हम कह रहे थे कि आपको इसमें उपमेय उपमान का भी संबंध होता है। जैसे चरण कमल, ये लिखा हमने। अब जब चरण कमल का हम समास विग्रह करेंगे तो चरण कमल का समास विग्रह क्या होगा? इसका होगा कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। अब देखो समानता बता रहा है ना, तो उपमेय उपमान हो गया। क्या हो गया? उपमेय उपमान। यानी कमल तो क्या है? उपमान है, और चरण क्या है? चरण उपमेय है। ठीक है, ये तो उपमान हो गया कमल तो, और चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया, क्योंकि चरणों की समानता होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका संबंध है? उपमेय उपमान का भी संबंध है। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और उपमान उपमेय का संबंध होता है। दोनों ही पद प्रधान होते हैं और एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो ये है कर्मधारय समास। अब हम चौथा भेद पढ़ेंगे समास का, और चौथा भेद जो पढ़ने जा रहे हैं वो चौथा भेद द्विगु समास। तो देखिए चौथा भेद हम पढ़ेंगे समास का द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है इसको समझेंगे हम। ठीक है, तो द्विगु समास में अपन को कुछ बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है। और सरल समास एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस समास का जो प्रथम पद होता है, यानी पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। वो कैसा होता है? संख्यावाची। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। किस समास का? द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है, प्रथम पद होता है, वो होता है संख्यावाची या संख्यावाचक, यानी संख्या का बोध कराता है। और जो उत्तर पद होता है यानी अंतिम पद जिसको हम कहेंगे, वो एक संज्ञा हो, क्या होगी? संज्ञा हो सकती है। ठीक है, तो ये अपन को इसमें ध्यान रखना है कि संख्यावाची, ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम पद यानी पूर्व पद जो है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो देखते हैं द्विगु समास के उदाहरणों के द्वारा हम इसको अब समझेंगे कि कैसे होता है संख्यावाची। ठीक है, देखो याद रखने के लिए आप द्विगु, द्वि शब्द को पकड़ सकते हो। इसमें पहला जो द्वि लिख रहा है द्विगु में वो संख्यावाची है, तो इसका मतलब ये याद रख सकते हो कि भाई जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वो क्या होता है? वो द्विगु समास होता है। ठीक है, इससे आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, इसकी परिभाषा को याद रख सकते हो। जैसे अब हम उदाहरण की बात करते हैं। देखो जैसे नवग्रह, नवग्रह सामासिक पद है। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए समास विग्रह करने पर इसका होगा नौ ग्रहों का समाहार, नौ ग्रहों का समाहार या समूह कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रथम पद जो नव आ रहा है ये क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, क्योंकि संख्या का बोध करा रहा है। और जो उत्तर पद है वो क्या है? वो संज्ञा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रथम पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद क्या होगा? इसका उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, और जैसे इसके अन्य उदाहरण त्रिफला। अब त्रिफला देखो प्रथम पद त्रि आ रहा है। ठीक है, और फल ये क्या है? संज्ञा है। तो इसका विग्रह करेंगे हम तो देखो तीन फलों का समाहार या तीन फलों का समूह। ठीक है, तो देखो तीन फलों का समाहार उसको क्या कहते हैं? त्रिफला कहते हैं। तो इसमें भी जो पहला पद है वो क्या है? संख्यावाची है। ठीक है ना, तो संख्यावाचक है तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। और उदाहरण देखिए जैसे त्रिवेणी। अब त्रिवेणी का समास विग्रह क्या होगा? तीन वेणियों का समाहार या तीन वेणियों का समूह। ठीक है, तीन वेणियों का समूह या समाहार। अब इसमें भी जो प्रथम पद है वो क्या है? संख्यावाची है। तो इस प्रकार से ये क्या आते हैं? इसका पिंड के पहले पद क्या आते हैं? संख्यावाची आते हैं। और दूसरा जो पद होता है या अंतिम जो पद होता है यानी उत्तर पद जिसको हम कहते हैं वो क्या होगा? वो होगा साहब संज्ञा। तो और इसके उदाहरण हम लिख सकते हैं जैसे पंचवटी। अब पंचवटी का देखो समास विग्रह क्या होगा? पांच वटों का समूह या पांच वटों का समाहार। ठीक है, पांच वटों का समाहार या समूह।
अब इसमें भी देखो पंच, यानी प्रथम पद जो है, पूर्व पद जो है वो क्या है, वो संख्यावाचक है, संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद द्विगु समास का क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्या का बोध कराने वाला होता है, और इसमें समूह समाहार इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हुआ चौथा भेद समास का, द्विगु समास। अब हम बढ़ते हैं पांचवें भेद की ओर। तो देखिए अब हम पांचवें भेद की ओर चलेंगे। समास के 4 भेद अब तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं समास का 5वां भेद। और समास का 5वां भेद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की यदि हम बात करें तो इसमें देखो कुछ बातें ध्यान रखनी है अपन को। ये एक क्या होता है कि इसके जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद ही बराबर महत्वपूर्ण और दोनों पद ही बराबर क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो देखो दोनों पद क्या हैं, इसके प्रधान हैं, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, और ये द्वंद्व जो होता है ना, एक तरह से दो का जोड़ा होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। द्वंद्व यानी दो का जोड़ा होता है ये। ठीक है, इसमें आप यही याद रखो, दो का जोड़ा, यानी ऐसे शब्द आएंगे जो आपस में जोड़े के रूप में रहते हैं। ठीक है ना, और उनके बीच में से ज़्यादातर और व तथा इनका लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे विग्रह करने पर क्या होता है, विग्रह करने पर देखो या तो जो अव्यय होते कुछ जैसे और, ठीक है, या फिर वे, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई अथवा, और या फिर कहें हम एवं, तथा भी आ जाता है। ठीक है, तो इन अव्यय शब्दों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात विग्रह करने पर ये स्पष्ट हो जाता, दिखा दृष्टिगोचर होते हैं, और सामासिक पद बनाने पर इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इन अवयवों का आपको ध्यान रखना है कि इनका क्या होगा, विग्रह करेंगे तब तो ये दृष्टिगोचर होंगे। ठीक है, और जैसे ही हम सामासिक पद बनाएंगे वापस, तो इनका क्या हो जाएगा, फिर इनका हो जाएगा लोप। जैसे हम कहें सीताराम, अब देखिए सीताराम जैसे लिखा हमने, अब सीताराम, इसका विग्रह क्या हुआ, सीता और राम। ठीक है, यानी और, इसका लोप हो गया था सामासिक पद में, तो यहाँ पर और का क्या होगा, लोप होगा। अब देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता का विग्रह करने पर क्या होगा, माता और पिता, माता और पिता। इसमें से भी देखो, इसको हम माता व पिता भी कह सकते हैं। ठीक है, माता एवं पिता भी कह सकते हैं। तो यहाँ से किसका लोप हो रहा है, और का लोप। और जैसे रात दिन, अब रात दिन का विग्रह करेंगे हम तो क्या होगा, रात और दिन। ठीक है, रात और दिन, ये हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ किसका लोप हो रहा है, और का लोप हो रहा है, और विग्रह करने पर इनका स्पष्ट हो रहा है ये। और जैसे हम कहें नर नारी, नर नारी, अब देखिए नर नारी, नर नारी देखिए, इनका विग्रह जो हम करेंगे नर और नारी, क्या होगा, नर और नारी। तो और आ गया यहाँ पर, और जब सामासिक पद बनाना तो वापस जैसे गुण दोष, अब गुण दोष में क्या होगा, इसका विग्रह क्या होगा, गुण और दोष। ठीक है, तो और आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से द्वंद्व समास में जो सामासिक पद होता है उसमें तो और व अथवा एवं इसका लोप हो जाता है, और जब उसका विग्रह करते हैं तो फिर ये वापस दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो ये द्वंद्व समास पढ़ा हमने। अब हम द्वंद्व समास के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्वंद्व समास के 3 भेद हम पढ़ेंगे। जो द्वंद्व समास है उसके 3 भेद पढ़ते हैं। तो देखो, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व,
ये पढ़ना है अपन को। इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। दूसरा इसका हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। और तीसरा पढ़ेंगे वैकल्पिक द्वंद्व। तीसरा क्या पढ़ेंगे? वैकल्पिक द्वंद्व। ये तीन भेद हमको द्वंद्व समास के पढ़ने हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, तीन भेद पढ़ेंगे। किसके? द्वंद्व समास के तीन भेद पढ़ने हैं। साथियों, ये हुआ द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे समास का छठा भेद, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। तो देखिए, समास का छठा भेद बहुव्रीहि समास, ये इस समास का अंतिम भेद है। तो छठा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुव्रीहि समास। तो देखो, बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो दिए गए पद होते हैं वो कोई भी प्रधान नहीं होता है। उनमें से कोई सा भी पद क्या नहीं होता है? प्रधान नहीं होता है। यानी कि जो दो पद अपन को दिए गए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद जो दिया गया है, वो उनमें से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है। तो फिर इसमें क्या होता है? इसमें अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि दिए गए जो भी पद हैं वो तो प्रधान नहीं होंगे, बल्कि जो अन्य पद है, जो पद हम लाएंगे, जो पद और आएगा, एक तीसरा पद या अन्य पद जिसको हम कहेंगे, वो ही इसमें क्या होगा? प्रधान होगा, ठीक है। जब इसका विग्रह करते हैं हम, तो जैसे वाला है या जो, इस प्रकार और भी कई, जैसे जिसका, जिसकी या जिसके, इस प्रकार से हम शब्दों को इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए, अन्य पद प्रधान वाला एक ही समास है, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास, यानी अन्य पद प्रधान। देखो, जैसे हमने लिखा सामासिक पद लिखा गजानन। अब जो गजानन पद है, इसका जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह जब हम इसका करेंगे, तो क्या होगा? इसका हो गया गज का आनन है जिसका, या गज के समान आनन वाला है जो, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। या गज के समान आनन है जिसका, या गज का आनन है जिसका, या गज के समान आनन वाला है जो, वो कौन है? गणेश। तो देखो, इसमें न तो गज प्रधान है न आनन प्रधान, यानी ये दोनों पद, इनमें से कोई सा भी प्रधान नहीं है, बल्कि प्रधान कौन सा है? गणेश। और ये अन्य पद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अन्य पद कहलाएगा। तो इसमें अन्य पद ही क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। तो अन्य पद प्रधान वाला समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। अब हम देखिए और उदाहरण लिखते हैं, जैसे दशानन। अब दशानन सामासिक पद का समास विग्रह क्या होगा? तो देखो, इसका समास विग्रह होगा 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, आनन माने मुख, तो 10 हैं आनन जिसके, वो कौन है? वो है रावण। कौन है? रावण। देखो, इसमें न तो 10 प्रधान न आनन प्रधान, ये दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि कौन सा पद प्रधान है इसमें? जो अन्य पद आया है, जो हमने लिखा है रावण, ये इसमें था नहीं, हमने लिखा, तो ये रावण, ये जो अन्य पद है, ये क्या है इसमें? ये प्रधान है, ठीक है। और जैसे हम कहें चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज का सामासिक विग्रह करेंगे हम, तो क्या होगा? चतुर्भुज का मतलब दो पद में, चतुर्भुज में देखो 4 भुजाओं वाला, या तो ऐसा लिखेंगे, या हम ऐसा कह सकते 4 भुजाएं हैं जिसके, वो कौन है? विष्णु। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें 4 और भुजा, कोई सा भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि कौन सा पद प्रधान है? इसमें है विष्णु। और ये क्या है? ये अन्य पद है। ये क्या है? अन्य पद। तो अन्य पद जिसका प्रधान हो, वो कौन सा होता है? वो होता है बहुव्रीहि समास। और जैसे चक्रधर, इसका करेंगे हम, तो चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला कौन? वो होता है कृष्ण। तो देखिए, अब इसमें कौन सा पद प्रधान है? इसमें पद प्रधान हुआ कृष्ण, यानी अन्य पद प्रधान हुआ। तो देखो,
अन्य पद प्रधान वाला बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा बहुब्रीहि समास, ठीक है, जिसमें कोई भी दिए गए कोई सब पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है अपन को, अन्य पद प्रधान वाला एक ही समास है जिसका नाम बहुब्रीहि है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने समास प्रकरण पूरा किया। आप वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए प्रकरण के